हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज हम इस चैप्टर के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें कि इस चैप्टर में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में आते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप मेरा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है फराज खान और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल खान स्टडी पॉइंट पे। और इससे पहले मैं इस चैप्टर से ही रिलेटेड फुल वीडियो डिटेल में बना चुका हूं। अगर जिसने मेरी वीडियो ना देखी हो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप सब देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाई द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर द वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस कलेक्ट होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पे जो गैस कलेक्ट होती है, तो उन दोनों में से जो एक गैस होती है वो डबल कलेक्ट होती है दूसरे के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास करना। तो द गैस कलेक्टेड एट कैथोड। अब हमें पता होना चाहिए कि दो होते हैं इलेक्ट्रोड, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। तो कैथोड पर जो गैस बन रही है, इकट्ठी हो रही है, वो है हाइड्रोजन। एंड द गैस कलेक्टेड एट एनोड इज ऑक्सीजन। और जो एनोड पर गैस कलेक्ट हो रही है वो है ऑक्सीजन। अब द गैस विच इज कलेक्टेड इन डबल अमाउंट इज हाइड्रोजन। और जो गैस डबल अमाउंट में कलेक्ट हुई है वो है हाइड्रोजन। अब क्यों हुई है, इसका रीजन यहां पर है। दिस इज बिकॉज वाटर कंटेन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एज कंपेयर टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के और एक ही मॉलिक्यूल होता है सिर्फ ऑक्सीजन का। इसीलिए हाइड्रोजन गैस डबल कलेक्ट होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप इसको नोट कर सकते हैं, आपको आगे काम आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस आर कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब है इसका कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है और जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, हम इन दोनों प्रोसेसेस को एज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों मानते हैं या क्यों लेते हैं। ठीक है, अब पहले हमें समझना पड़ेगा रेस्पिरेशन क्या होता है और डिकम्पोजिशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाती है और जब वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करवाती है, उस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है किसी एक कंपाउंड का 2 या 3 प्रोडक्ट्स में टूट जाना। तो अब यहाँ पढ़ते हैं इसका आंसर हम। वी ऑल गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हम जो भी कुछ खाना खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। आगे ड्यूरिंग डाइजेशन, तो जब हमने खाना खाया है उसके बाद होगा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा? फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जो हमने खाना खाया है वो स्टार्टिंग में है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, अब वो डाइजेशन होते 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 सिंपलर सब्सटेंस में टूटना स्टार्ट होगा और एंड में जाके ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। अब यही ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन। अब जो हम ऑक्सीजन इनटेक लेते हैं, इनटेक करते हैं बॉडी में, वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर ग्लूकोज और वो प्रोवाइड एनर्जी टू द होल बॉडी। फिर उसमें से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमारे पूरी बॉडी को मिलती है। और इसकी रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है C6H12O6, मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिक्स होकर क्या बना रहे हैं? वाटर, CO2 और एनर्जी, जो कि एनर्जी हमारी बॉडी को मिल जाती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन से कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि हमें पता है कि जो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट साइड से, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब है कि पोटैटो चिप्स बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो पोटैटो चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन गैस से क्यों भर देते हैं। तो इसका आंसर है पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो चिप्स के पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस डालते हैं ताकि वो चिप्स जो हैं ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ऑक्सीडाइज मतलब वो चिप्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ना कर ले। अब अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेंगे तो क्या हो सकता है?
इफ द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस द चिप्स कैन बिकम रेंसिड। अगर चिप्स के पैकेट के अंदर जो चिप्स हैं अगर वो ऑक्सीडेशन कर लेते हैं तो जो चिप्स हैं वो रेंसिड हो जाएंगे। रेंसिड मतलब देयर स्मेल एंड टेस्ट विल चेंज। इसका मतलब हुआ कि जो उसका टेस्ट होगा और जो उसकी स्मेल होगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और हम से खाई भी नहीं जाएगी। इसलिए उस पैकेट्स को नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है और नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट गैस होती है जो कि बहुत ही कम रिएक्ट करती है बाकी अदर सब्सटेंस के साथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन जो लिखी गई है इस केमिकल रिएक्शन में बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। अब हम देखते हैं, यहाँ Mg है, ऑक्सीजन है, यहाँ बन रहा है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ MgO अकेला है, यहाँ पे कुछ नहीं है और अगर इसको हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं था और यहाँ पर Mg के साथ में O जुड़ चुका है और ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि Mg का हुआ है ऑक्सीडेशन यानी कि Mg ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर O के 2 एटम थे और यहाँ पर O का एक ही एटम बचा यानी कि O कम हो गया। हमने पढ़ा था कि रिडक्शन कब होता है, जब ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा हो यानी डिक्रीज हो रहा हो। तो O2 इज रिड्यूस्ड और Mg इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये हमारे आंसर होगा प्रॉपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। क्या होगा जब क्विकलाइम को पानी में मिला दिया जाएगा। अब क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम मतलब होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसका आंसर है व्हेन क्विकलाइम यानी कि CaO का एक नाम होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बोल लो या फिर क्विकलाइम बोल लो, एक ही बात है। इज एडेड टू वाटर, जब पानी में मिलाया जाता है इट रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर, तो ये बहुत जल्दी पानी के साथ में रिएक्ट करता है और बना देता है स्लेग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है स्लेग्ड लाइम, CaOH का होल्डर इसका फॉर्मूला होता है। ये चीज़ बन जाती है एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और हीट प्रोड्यूस होती है ज़्यादा क्वांटिटी में। इसका केमिकल इक्वेशन ये रही, CaO यानी कि स्लेग्ड लाइम, क्विकलाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड बोल सकते हैं इसे, ये मिक्स हो रहा है पानी के साथ में और बन रहा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेग्ड लाइम, और साथ में ये हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट्स है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है और यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एक्वस लेड नाइट्रेट। जब हम पोटेशियम आयोडाइड को मिला देंगे किसमें, लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में, और इसके बाद हमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, हमें ये जो रिएक्शन बनेगी इस रिएक्शन का टाइप क्या होगा ये भी हमें लिखना है। तो यहाँ मैंने पूरी केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, PbNO3 इसका होल ट्वाइस, इसका नाम होगा लेड नाइट्रेट, प्लस Ki, K मतलब होता है पोटेशियम, I मतलब आयोडीन यानी कि मिलके बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। अब ये दोनों मिलकर इन्होंने बोल दिया कि पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जो कि ये है मिक्स होकर क्या होगा, तो PbI बना देगा। PbI क्या होता है, PbI मतलब लेड आयोडाइड, Pb मतलब लेड, हिंदी में बोलते हैं सीसा, I मतलब आयोडाइड, लेड आयोडाइड, और साथ में KNO3, K मतलब पोटेशियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब बात आती है इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन बताने की, तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा DOU डबल डिस्प्लेसमेंट। ये है इस रिएक्शन का टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर लेड जो है आयोडीन के साथ में, लेड और ये आयोडीन आपस में आयंस के एक्सचेंज से बना रहे हैं लेड आयोडाइड, और बाकी पोटेशियम और ये नाइट्रेट
मिक्स होकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया रिएक्शन का नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आती है इसको बैलेंस करने की बात। देखते हैं Pb यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Pb 1 है बराबर n यहाँ पर कितने हैं, n यहाँ पर कोई नंबर नहीं, मतलब ये 1 है और बाहर ट्वाइस लगा हुआ है, ये ट्वाइस इन दोनों के लिए है, तो मतलब n होगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर n है सिर्फ 1। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये n ऑटोमेटिकली 2 हो गया। अब चलते हैं O की तरफ। O है यहाँ पर 3 और बाहर 2 का ब्रैकेट भी लगा हुआ है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि ऑक्सीजन हो गए हमारे 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और ये 2 की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, तो 2 3 जा 6, ऑटोमेटिकली 6 बैलेंस हो चुके हैं हमारे यहाँ 2 लिखने की वजह से। अब चलते हैं पोटेशियम की तरफ। पोटेशियम यहाँ पे K यानी कि 1 ही है बस, और यहाँ पर हो चुके हैं 2 इस 2 की वजह से, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, जिससे कि ये पोटेशियम में 2 हो जाएंगे। अब आती है आयोडीन की बात, ये भी 2 लिखने की वजह से 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हैं आयोडीन, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, जिससे क्या है ये आयोडीन भी 2 हो गए। अब यहाँ पर 2 लगाने की वजह से लेड भी हमारे 2 हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय रेंसिडिटी एंड हाउ इज इट कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब रेंसिडिटी क्या होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो डेफिनेशन है ये, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो दे बिकम रेंसिड, तो वो रेंसिड हो जाते हैं और देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनके स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेंसिडिटी, और इस परिघटना को हम रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं और इसे हम विकृत गंधिता बोलते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशन, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने से बचाती हैं हमारे फैट और ऑयल भरे सब्सटेंसेस को, या उन खानों को, उन फूड मटेरियल्स को जिसमें फैट और ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। एग्जाम्पल इसका होता है नाइट्रोजन गैस, जो कि एक ऐसी गैस होती है जो कि बहुत ही कम एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करती है। अब अगला है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर हम ऐसे कंटेनर्स, ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करें जो कि टाइट होते हैं, जिनके आर पार एयर बहुत ही कम जा पाए, तो जितनी ही एयर कम जाएगी उतना ही स्लो डाउन हो जाएगा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, और जितना ही प्रोसेस हमारा स्लो डाउन हो जाएगा ऑक्सीडेशन का, उतना ही हम बच सकेंगे रेंसिडिटी की प्रोसेस से। नेक्स्ट है बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर, यानी कि हम फ्रिज का इस्तेमाल अपने फूड आइटम्स को फ्रिज में रखकर उसको लंबे टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अपने किसी भी फूड आइटम को खुले में रख दिया ज़्यादा देर तक, तो वो आइटम ऑक्सीडाइज होकर ख़राब हो सकता है, उसकी स्मेल और टेस्ट ख़राब हो जाएगी, वो खाने लायक नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग एट एयर, वाई। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ क्यों किया जाता है, हमें ये बताना है, इसका रीज़न देना है। तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग एट एयर, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है बर्निंग से पहले, क्योंकि मैग्नीशियम इज़ अ रिएक्टिव मेटल, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है एक रिएक्टिव मेटल होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, एंड इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब ये एयर की कांटेक्ट में आता है तो ये बहुत जल्दी मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर अपने ऊपर कवर कर लेता, चढ़ा लेता है। अब 10 मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन टू रिमूव दिस लेयर, तो इसी वजह से हमें मैग्नीशियम रिबन को साफ करना पड़ेगा ताकि वो आसानी से बर्न हो सके, क्योंकि अगर इसके ऊपर की लेयर को हम साफ नहीं करेंगे तो ये बर्न नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें इसको साफ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयरन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्ट एयर। हम आयरन यानी लोहे को मॉइस्ट एयर से, मतलब मॉइस्चर से बचाकर क्यों रखते हैं, रीज़न देना है। बिकॉज इसलिए क्योंकि व्हेन आयरन जो होता है एक मेटल है, इज अटैक्ड बाय मॉइस्ट एयर, जब
अटैक होता है उस पर किसी मॉइस्चर या मॉइस्ट एयर का, इट इज सेड टू बी कोरोड, तो हम बोलते हैं कि वो कोरोड हो चुका है, संक्षारित हो चुका है। और इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं या फिर बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जंग का लगना। अब इस जंग के लगने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो मेटल्स जो होते हैं हमारे आसपास, जो कि इनका हम इस्तेमाल करते हैं मेनली ब्रिज वगैरह बनाने के लिए, BRID, ब्रिज हो गए या गेट्स हो गए, लोहे के गेट्स जो होते हैं, या कोई पिलर हो गया, जो भी चीज़ें मेटल्स की बनी होती हैं, तो वो समय के साथ कुछ टाइम के बाद में ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से कोरोजन हो जाती हैं, यानी कि वो रस्टिंग हो जाती है, उनके पास जंग लग जाती है, इसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और इसलिए हर साल गवर्नमेंट को इसको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और इससे हम कैसे बच सकते हैं, हम बच सकते हैं इनके ऊपर पेंट करके, क्योंकि अगर हम इनके ऊपर पेंट कर देंगे मेटल्स के ऊपर तो एयर का कांटेक्ट इससे हट जाएगा, जिससे ये कोरोजन से बच पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।